नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेट जेआरएफ के टॉपिक की और उसमें एक बहुत ही पसंदीदा और अच्छा टॉपिक है वो दिया जाता है। हर बार नेट जेआरएफ में इसमें क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। इस यूनिट से है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं और ये जो है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि हर व्यक्ति थोड़ी सी समझ रखे और अपने प्रीवियस ज्ञान के आधार पर अगर बात करे तो इन क्वेश्चन को आराम से हल कर सकता है और अपने 5 नंबर है वो 5 क्वेश्चन आते हैं जो 10 नंबर के होते हैं वो आराम से उसको कवर किए जा सकते हैं, जो कि है शिक्षण अभिक्षमता के नाम से आता है। इसमें सिंपली बात ये होती है, एक अंडरस्टैंडिंग समझ की बात होती है कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के क्या मायने होते हैं, शिक्षण जो दिया जाता है वो किस रूप में दिया जाता है और शिक्षार्थी की क्या भूमिका रहती है, शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, वो सभी बातें उसमें थोड़ी सी जानकारी और ध्यान रखने वाली बातें होती है। एक समझ वाला पैटर्न होता है, अगर अपनी समझ अच्छी होती है तो इसको आराम से अपन हल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी संदर्भ में और इस टॉपिक को समझते हैं। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाऊं आपको। जैसा कि बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें यह बात होती है कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की क्या चीजें रहती हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि शिक्षण का जो मूल अर्थ होता है बेसिक, वो है शिक्षा प्रदान करना। जब से शिक्षा प्रदान की, अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि स्कूली ज्ञान ही हो, विश्वविद्यालय ज्ञान ही हो, कॉलेज का ज्ञान ही हो या पुस्तकी ज्ञान हो, ऐसी बात नहीं। शिक्षा मूल्यों की शिक्षा हो सकती है, व्यवहार की शिक्षा हो सकती है, संस्कार की शिक्षा हो सकती है, रिलीजन की शिक्षा हो सकती है, कोई भी शिक्षा है वो हो सकती है। लेकिन शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो ही वास्तविक रूप में है, वो शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अपने शिक्ष धातु से। एक शब्द आता है शिक्ष धातु, इस शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये शब्द निकलता है शिक्षण, यानी शिक्षा प्रदान करना। प्राचीन समय में अपन देखते हैं जो शिक्षा है वो गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी और जो शिक्षा होती थी वो मूल्यों की शिक्षा होती थी। मूल्यों के संदर्भ में व्यक्ति को क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो शासक प्रशासक रहे हुए उनको जनता के साथ में या अन्य व्यक्तियों के साथ में, अपने साथ वाले जो अन्य पड़ोसी राज्य उनके साथ उनका संबंध है वो कैसा स्थापित किया जा रहा है, उस तरह की जो भी शिक्षा दी जाती थी, जो वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वो भी शिक्षा के संदर्भ में मानी जाती है। वर्तमान में इसका परिदृश्य बदल गया है, तो ये पुस्तकी शिक्षा का रूप ले लिए है, लेकिन वास्तव में वही शिक्षा है। जैसे स्वामी जी ने एक बात कही, स्वामी विवेकानंद ने, कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यानी एक तरह से स्वाभिमान वाली शिक्षा, या ये कह सकते हैं कि आत्मसम्मान वाली शिक्षा, आत्मनिर्भर जो बना सके वो शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा की बात की है और कल्पना साकार करने वाले व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। तो ये जो शिक्षा है इसका ये होती है। अब इसका जो उद्देश्य क्या रहता है, तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बहुत ही सिंपल रहता है कि व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यानी जैसे कहा है कि मनुष्य जन्म से यानी पैदाइशी एक पशु के समान होता है, धीरे 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 वो एक मानव की श्रेणी में, या कह सकते हैं मानव एक अच्छा मानव के रूप में होता है। क्योंकि पहली बार जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो एक कोरा होता है, उसका दिमाग है, उसके सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति के साथ वो जुड़ता जाता है। तो घर, परिवार, समाज, आसपास के वातावरण, विद्यालय के वातावरण, इन सभी चीजों से वो कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है और अपने जीवन में परिवर्तन करता रहता है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि हो और ज्ञान ऐसा हो कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, व्यवहार वैसा का वैसा है, तो वो शिक्षा एक तरह से निरर्थक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा की कोई बात नहीं की जा सकती है, ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं है जब तक शिक्षा उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला देती। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी है। ये जो व्यवहार है इसमें परिवर्तन, जैसे कोई व्यक्ति देखा होगा कि पहले एक अलग तरह का व्यवहार करता था, लेकिन विद्यालय जाने के बाद, अच्छे लोगों की परवरिश में रहने के बाद उसके व्यवहार में एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन हुआ, जिससे उसका सब जगह मान मिलता है, सम्मान मिलता है, उसको लोग एक चाहत की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यही जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही वास्तव में शिक्षा होती है, यही शिक्षा कहलाती है। अब अलग अलग दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, विचारकों ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है।
कुछ डेफिनेशन में आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताना चाहूंगा, जिसमें महान विचारक दार्शनिक रहे हुए अपने अरस्तु, सॉरी, महान विचारक अपने अरस्तु हैं। और अरस्तु ने कहा है कि सही मायने में शिक्षा वह है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण एक शिक्षा के द्वारा ही होता है। यानी अगर एक अच्छा इंसान है, उसका मस्तिष्क स्वस्थ है और उस स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, वो शिक्षा ही कर सकती है। अच्छा होने का मतलब यही है कि व्यक्ति हर परिस्थितियों में, हर माहौल में, हर एक ऐसे वातावरण में अपने आप को डाल सके, वातावरण के अनुसार अपना निर्माण कर सके, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार जो है वो अच्छा व्यवहार करके अपने मन और मस्तिष्क की स्थिति को है वो नियंत्रित रख सकता है। यानी एक अच्छा व्यक्ति, स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति वही है जिसके स्वस्थ मस्तिष्क में अच्छी शिक्षा का निर्माण हो जाता है। तो यही बात जो बोली है अपने महान विचारक अरस्तु महोदय, इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट एक महान बहुत ही विचारक हुए, उनका नाम है पेस्टोलॉजी। और पेस्टोलॉजी ने भी बहुत ही अच्छी बात बताई है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्य। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जन्मजात शक्तियां हैं और प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण है, ये कोई बनाया नहीं जा सकता है। प्रकृति ने इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं जो है, उन प्रकृति ने उन सभी को एक सामंजस्य के रूप में बैठा गया है, और वो जो सामंजस्य है वो जन्मजात होता है। हालांकि डेवलपमेंट अलग अलग रूप में हो सकता है, लेकिन जन्मजात जो शक्ति है और जो प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण है और प्रगतिशील विकास की बात कर रहे हैं, प्रगतिशील विकास है, वो ही शिक्षा है। यानी शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यानी ये प्रगति हमेशा होती रहे, विकास होता रहे, और ध्यान रखना प्रगति जीवन में हमेशा किसी न किसी रूप में होती ही रहती है। ये कभी रुकने वाली चीज नहीं है, अनवरत चलने वाली, लगातार चलने वाली चीज होती है, वो होती है प्रगति होती है। नेक्स्ट अपने शिक्षा के बहुत ही महान विचारक रहे हुए जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि शिक्षा व्यक्ति को अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने, अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है उसको नियंत्रित करने और अपनी संभावना को पूरा करने के सक्षम बनाती है। यानी व्यक्ति जो भी बनना चाहता है, जो भी बन सकता है, वो बनने का काम अगर करती है तो वो है शिक्षा। और यही बात अपने जॉन डीवी साहब ने बोली है। कहते हैं कि लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दूं, दुनिया पूजे उतना महान बना दूं। यही बात है वो शिक्षा के संदर्भ में बात होती है कि एक बालक होता है वो कोरी मिट्टी के समान होता है, उस मिट्टी को एक कुम्हार जिस तरह से गढ़ता है वैसा ही शिक्षक है उसको गढ़ सकता है। तो वो संभावना जब व्यक्त की जाती है, वो बात कही है जॉन डीवी साहब ने। नेक्स्ट है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने भी शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है, और उन्होंने कहा है कि जो आंतरिक क्षमता है वो विकसित करती है और बाहरी वातावरण में सार्थक बनाती है। यानी हर मनुष्य के अंदर कुछ आंतरिक क्षमताएं होती हैं, इनर पावर होता है, उनको बताना होता है, और बाहरी वातावरण के साथ उनका तालमेल स्थापित किया जा सकता सार्थक रूप से, वो ही शिक्षा है। यानी शिक्षा एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, जिसके द्वारा बच्चा अपनी, यानी बच्चे की बात की, विद्यार्थी की बात की, वो अपनी आंतरिक इनर पावर जो होता है उसको डेवलप करता है, और बाहरी जो अप्रोच होती है उसको एक बैलेंस बनाते हुए अपने जीवन का निर्माण करता है, अपने जीवन को एक अच्छे जीने की प्रयास करता है, वही शिक्षा है। ऐसी बात बताने वाले महान विचारक अपने साथ में है, वो है फ्रोबेल। तो फ्रोबेल ने ऐसी बात है वो बहुत ही अच्छी बात बोली हुई है। तो ये है वो शिक्षा के बारे में बात की गई है। अब शिक्षा क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में ये होती है कि शिक्षा बेसिकली किस स्तंभ पर टिकी होती है, क्या ऐसे इसके पायदान हैं जिस मायने में शिक्षा है वो टिकी हुई है। हर व्यक्ति को इसके ऊपर फोकस करना होता है, हर व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा रहता है, शिक्षा लेना चाहता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, सर्वांगीण विकास की बात करता है, वो सारी बातें शिक्षा के द्वारा है। तो ऐसे कौन कौन से स्तंभ हैं, कौन से ऐसे पायदान हैं, कौन से ऐसे पावर हैं जिसके दम पर ये शिक्षा की बात की जा सकती है और शिक्षा रहती है। तो उसको बताने वाले एक महान विचारक हैं जैक्स डेवर्स। और जैक्स डेवर्स ने शिक्षा के बारे में 4 स्तंभ की बात की है। उन्होंने 4 स्तंभ बताए हैं। ये 4 स्तंभ हैं कि मनुष्य कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी रूप में हो, जब जब भी वो शिक्षा की बात की जाएगी तो उसके पास में कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे माहौल, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो स्तंभ के रूप में हो। यानी वो करने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं कि वो क्यों करे, करने के क्या कारण है, क्या ऐसी बात है जो शिक्षा के बारे में की जाती है। तो उन्होंने अपने विचारों से, जैक्स डेवर्स साहब ने
4 स्तंभ बताए वो हैं, पहला है लर्निंग टू बी, यानी अपने लिए सीखे, अपने लिए करे, अपने लिए स्वयं के लिए करे। लर्निंग टू बी, ये स्वयं के बारे में बात की गई है कि सीखे, शिक्षा है वो स्वयं के लिए प्राप्त करे, अपने स्वयं का विकास करना है, न कि देश का विकास करना है। कहते देश का विकास करना है, मेरा भी यही मानना होता है कि स्वयं का विकास कर दीजिए। हर व्यक्ति अगर स्वयं का विकास करेगा, स्वयं को नियंत्रित करेगा, स्वयं का बैलेंस बनाएगा, तो एक दिन देश का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। तो शिक्षा भी ये कह रही है कि लर्निंग टू बी, स्वयं को पहचानिए, स्वयं के बारे में बात कीजिए। फिर बात आती है कि लर्निंग फॉर नॉलेज, शिक्षा जो होती है वो ज्ञान के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि शिक्षा 2 शब्द का है उसमें सारी चीजें आ सकती है। शिक्षा अनवरत लगातार चलने वाली चीज है, और इसमें जितना अपन ज्ञान हासिल करते हैं, जितना ज्ञान हासिल करते हैं वो कम होता है। तो लर्निंग फॉर नॉलेज, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते जाइए, शब्दों को बढ़ाते जाइए। लर्निंग फॉर नॉलेज, अपने ज्ञान के लिए बढ़िए, ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कीजिए, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाइए, ताकि स्वयं का, देश का, समाज का, नागरिकता का, सभी का विकास हो सकता है, और अपनी जो एक स्थिति है वो काफी अच्छी अपन बना सकते हैं। तो यहां इन्होंने बात की है लर्निंग फॉर नॉलेज, और ये जो है वो दूसरा स्तंभ बताया गया है, सेकंड पावर की बात की गई है। नेक्स्ट है लर्निंग टू डू, यानी कुछ करना है जीवन में। अब करना क्या है, हर व्यक्ति अलग अलग अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ करता है। मुझे जीवन में यह करना है, मुझे जीवन में यह बनना है, मेरा नाम इस तरह से करना है। तो ये जो सारी चीज आती है वो शिक्षा के द्वारा है। शिक्षा का मैंने पहले ही बताया, कतई मतलब किताबी ज्ञान से नहीं होता है। शिक्षा है वो मूल्यों की हो सकती है, संस्कारों की हो सकती है, व्यवहार की हो सकती है, आत्मसात की हो सकती है, दार्शनिक विचारों की हो सकती है, किसी की हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में कुछ सक्षम है, जानता है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। लर्निंग टू डू, यानी कुछ करना है तो काम करना है, तो पढ़ना है, यानी करने के लिए कुछ ना कुछ करना, जीवन में नाम करना, काम करना, कुछ भी करना। तो उसके लिए शिक्षा, लर्निंग, सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अगर अपन नहीं सीख पाए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर बात आती है कि क्यों जरूरी है, और तो इसमें उन्होंने चौथा पॉइंट बताया कि लर्निंग फॉर टुगेदर, साथ साथ रहने के लिए। जीवन में व्यक्ति अकेला आता है, लेकिन रहता साथ में है, जाता भी अकेला है, आता भी अकेला है, लेकिन इस जाने और आने के बीच में जो सफर होता है उसमें वो किसी न किसी के साथ रहता है। चाहे वो परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, देश हो सकता है। बिना परिवार, बिना समाज, देश कोई रह नहीं सकता है। जैसा कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज का हिस्सा है। कोई मनुष्य अगर अकेला है तो या तो भगवान हो सकता है या फिर पशु हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर लागू हुई है कि लर्निंग टू लाइव टुगेदर, यानी अपने को साथ साथ जीना है, साथ साथ रहना है। उसके लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति होता है वो ही एक जीवन में सामंजस्य कर पाता है, और समझौता, सामंजस्य बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है तो शिक्षा की बात नहीं की जा सकती है। तो शिक्षा के मायने जस्ट डेवर्स ने उन्होंने 4 स्तंभ बताए वो इस तरह से हैं, और इन्हीं सब बातों को लेके शिक्षा की बात की जाती है। तो इस शिक्षा के संदर्भ में अपने भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वो जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस है वो अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन के बर्थडे में मनाया जाता है, यह है 5 सितंबर। और इसी संदर्भ में पूरे विश्व में भी एक विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो वो हो जाता है 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस, और ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर। और कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शिक्षक के बिना शिक्षा है वो ग्रहण नहीं की जा सकती है। बिना शिक्षक, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो वो शिक्षा एक मूल्यहीन शिक्षा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक पूरे घर के बाहर अगर दरवाजे के बाहर ताला नहीं होता है तो घर सुना सुना हो सकता है, उसका मालिक नहीं है। वैसे ही अगर बिना गुरु की कोई शिक्षा हासिल करता है तो उस शिक्षा का एक वास्तविक मायना, मूल्य नहीं हो सकता है। तो शिक्षा जो है वो गुरु के द्वारा ली जा सकती है, शिक्षक के द्वारा ली जा सकती है।
तो बिना शिक्षक के शिक्षा नहीं हो सकती है। तो इस दुनिया में जो शिक्षा को बनाने वाले, शिक्षा का जो जनक माना जाता है, वो महान दार्शनिक, महान विचारक, जिसका नाम है सुकरात। तो सुकरात को माना जाता है शिक्षा का जनक, फादर ऑफ एजुकेशन। कौन है? सुकरात। सुकरात जो कि दिखने में बहुत ही कुरूप व्यक्ति था। कई बार सुकरात के बारे में ऐसी बातें आती हैं कि ऐसा था, वैसा था। तो सुकरात ने केवल और केवल अपने जीवन में यही कहा है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों से सीखा है जो जीवन में कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, उनसे ही मैंने सीखा है और उन्हीं सब चीजों से सीख के मैंने अपने आप को एक महान बनाया है। और उसी व्यक्ति ने शिक्षा के बारे में बात की, शिक्षा की एक व्यूह रचना बताई है, वो महान विचारक है, वो है सुकरात। ठीक है। अब सुकरात ने जो बातें बताई है उनसे अपन एक समझने के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे कंसेप्चुअल बैच होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, उस अवधारणाओं के द्वारा देखते हैं कि एक बालक अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता है और एक यौवन की ओर जाता है तो किस तरह से शिक्षा के द्वारा अपने आप में परिवर्तन करता है, कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, ताकि बच्चा है वो उस अवधारणाओं के द्वारा सीख रहा है जिसको अपने समझा है, महसूस किया है। तो आइए बात करते हैं शिक्षा से संबंधित कुछ अवधारणाओं की। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग में है, पहली बात आती है व्यवहारवादी की। व्यवहारवादी की बात यह होती है कि व्यवहार का मतलब जो आप रूटीन में समझते, एक सामान्य सा शब्द होता है व्यवहारवादी। तो व्यवहार यानी जो भी जीवन में जो किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, आप एक किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो भी महसूस कर रहे हैं या उनके साथ उठ बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, वही सब व्यवहार है और व्यवहारवादी की बात की जाती है। और ये जो दृष्टिकोण विकसित हुआ था, ये 1990 में विकसित हुआ था। ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण 1990 के आसपास हुआ था, सॉरी 1900 के आसपास हुआ था, 1900 ईस्वी के आसपास ये है वो विकसित हुआ था। और विकसित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था, अधिकतर माना जाता है थॉर्नडाइक को माना जाता है। और थॉर्नडाइक ने ये बात बताई थी और थॉर्नडाइक ने ये बात एक बोली। थॉर्नडाइक एक महान मनोवैज्ञानिक रहे हुए हैं और उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके बारे में बात भी कही गई है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जो बालक जन्म से लेकर बड़ा होता रहता है तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है और सीखने का कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता रहता है और वो प्रभाव है वो उसको जीवन में आगे से आगे बढ़ाने में सहायक होता है। एक बालक बचपन में जब चलना सीखता है तो थोड़ा चलता है, फिर गिरता है, फिर वापस चलता है, फिर वापस गिरता है और धीरे धीरे वो चलना शुरू कर देता है। इस तरह से उसका जो एक है वो प्रभाव पड़ता जाता है। जैसे एक विद्यार्थी किसी कक्षा में पढ़ रहा होता है और फर्स्ट आ जाता है तो उसके एक प्रभाव हो जाता है कि मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, मैं होनहार विद्यार्थी हूं, और वही प्रभाव नेक्स्ट दूसरे साल में उसको फर्स्ट लाता है, तीसरे साल में भी। एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल जो व्यक्ति होता है वो बार बार सफलता की ओर अग्रसित होता है, तो वो भी कारण यही होता है। तो अब इन सब चीजों को मानने वाले या बताने वाले व्यक्ति थे, वो थे अपने थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने जो बात बताई ये एक नियम के तौर पे कह रहा है, इसको कहा गया है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यानी कोई भी चीज है वो प्रभावित होती है, प्रभाव डालती है, और प्रभावित अगर प्रभाव सकारात्मक होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है, आगे से आगे सीखता जाता है और अपने जीवन में जो मुकाम होता है उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रभाव होता है। अब कोई भी चीज प्रभाव तो होती है, लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। कोई भी चीज करे उसके लिए व्यक्ति को मन से तैयार होना जरूरी है। अगर मन से तैयार नहीं है, कई बार कहते हैं कि जागने से ज्यादा ताकने वाला है वो तेज पड़ जाता है, तो वो यही कारण है कि कई बार जागना इंपॉर्टेंट नहीं, ताकना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी को कहा जाता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी जीवन में कोई भी सीखिए, तत्पर रहिए, और तत्पर है तो सीखा जा सकता है। जैसे आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और अध्यापक जी आपको कुछ बात बता रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, क्लास में आप केवल और केवल शारीरिक रूप से फिजिकली प्रेजेंट हैं और माइंडली एब्सेंट हैं, तो आप तैयार नहीं हो। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जीवन में कोई भी काम करना तो उसके लिए तैयार होना पड़ता है, इसलिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, तभी उस चीजों को कंटिन्यू सीखा जा सकता है, उसके लिए कुछ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अब तत्परता के लिए हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह से घोड़े या पशु को पानी पिलाने के लिए पानी के पास में ले जा सकते हैं, तालाब के पास में ले जा सकते हैं, लेकिन पशु पानी पीने के लिए स्वयं तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो उसको आप जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हो। तो वही बात है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज है वो जबरदस्ती नहीं सिखा सकती,
नहीं सिखाया जा सकता, उसके लिए उसको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। वही है तत्परता का नियम। नेक्स्ट बात आती है कि कोई भी चीज अगर इन दोनों से भी नहीं चीज सीखी जा सकती है तो बार बार अभ्यास के, कहते हैं करत करत अभ्यास है जन्मत हो तो सुजान, रसरी आवत जावत है सिर पे पड़ता निशान। तो वही बात थॉर्नडाइक ने बताई है और उसको कहा जाता है कि बार बार कीजिए, आप अभ्यास कीजिए, उसको कहा गया है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यानी कोई भी चीज है वो बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए, एक नहीं 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन आखिर उस चीजों को झुकना पड़ता है। वही कहता है अभ्यास का नियम। जैसे मैथ्स में बच्चों को कई बार अपन कोई सॉल्व करवाते हैं, उनको ये कहते हैं, जैसे पहाड़े याद नहीं होते तो उनको बार बार अपन कहते हैं इसको याद कीजिए, एक बार बोलिए, देख के बोलिए, देख के बोलिए। बार बार जब बच्चा बोलता रहता है बोलता रहता है बोलता रहता है तो अभ्यस्त हो जाता है और वो अभ्यास के नियम के अनुसार उसको सारी की सारी चीजें है वो याद हो जाती हैं। तो यही जो बात बताई है ये व्यवहार में आने वाली बात है, इसके लिए ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। और वही बात बताने वाले व्यक्ति हैं अपने पास थॉर्नडाइक महोदय, और ये सारी की सारी बात आती है व्यवहार वाली विचारकों में आ जाती है। नेक्स्ट एक व्यक्ति आता है कि भी ये सारी चीज तो है लेकिन अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें, यानी स्वयं के ज्ञान से बहुत सारी चीज भी दी जाती है, उसको कहा गया उन्होंने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञान का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान कह सकते हैं, स्वयं का ज्ञान कह सकते हैं, वातावरणीय ज्ञान कह सकते हैं। यानी इसके विचारक थे जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने कहा है कि कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से माहौल में है तो उसके आसपास जो वातावरण होता है उसके आसपास के वातावरण से सीख सकता है और वही ज्ञान उसके वास्तविक ज्ञान होता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले व्यक्ति हैं जीन पियाजे। जैसे किसी व्यक्ति को एसी में बंद है उसको गर्मी का आभास नहीं हो सकता और गर्मी में है उसको एसी का आभास नहीं हो सकता है। जब वो वास्तव में गर्मी बड़े धूप में जाएगा और उसको उसके इंद्रिय ज्ञान से उसको आभास होगा, उसको तपन सी महसूस होगी, तभी पता लग जाता है कि गर्मी क्या है। या कोई व्यक्ति एक ठंडक माहौल में रहेगा तभी उस ठंड का एहसास है वो कर पाएगा। तो ये जो गर्म और ठंडे का जो अनुभव होता है वो उसके जो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है वही है उसका संज्ञानात्मक अनुभव है, संज्ञान की ज्ञात की बात कर रही है। कोई सामने वस्तु पड़ी है और वो स्वाद में कैसी है, खट्टी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, नमकीन भी हो सकती है, कैसी है, जब तक उसको अपने इंद्रिय ज्ञान यानी अपनी जीवा के द्वारा अपन उसको नहीं टेस्ट करेंगे तब तक अपने को पता नहीं चलेगा। वही बात है संज्ञानात्मक ज्ञान। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करता है, ठोकरें मिलती हैं और अपना जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर वो आगे बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो सर्दियों में जो घर में अंगीठी वगैरह जलती है उसको पकड़ने का प्रयास करता है, या जो जलती हुई चीज होती है, दियासलाई हो सकती है, माचिस वगैरह, उसको पकड़ता है और अपन रोकते बेटा जल जाएगा जल जाएगा जल जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता। अचानक से उस जली हुई चीज पर उसका हाथ लग जाता है और बाई मिस्टेक वो जलता है हल्का सा तो हाथ वहां से हटा देता है और दोबारा जीवन में ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसको स्वयं का ज्ञान हो गया, संज्ञानात्मक विचार की बात हो गई है। यानी जो स्वयं के द्वारा अपने जो उद्दीपक के क्रियाओं के द्वारा जो ज्ञान सीखा होता है वो ज्ञान बहुत ही स्थायी हो जाता है और वास्तविक अनुभव वाला होता है। इसी को संज्ञानात्मक ज्ञान के अंतर्गत माना जाता है और इसके प्रवर्तक जो है वो अपने हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति एक निराकार के माहौल में होता है और उसको नया कुछ करने वाली स्थिति होती है, उसी विचार को कहा जाता है रचनावादी दृष्टिकोण। और रचनावादी दृष्टिकोण में व्यक्ति अपनी रचनाएं करता रहता है। कई बार व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ रहता है और उसका मन नहीं लगता तो वो लिखना को शुरू कर देता है और लिखते लिखते कई सारी बातें ऐसी लिख देता है जो कविता के रूप में हो सकती है, कहानी के रूप में हो सकती है, कथा के रूप में हो सकती है, जीवनी के रूप में हो सकती है। और वो विचार इतने अच्छे होते हैं जो जीवन के कई पुराने अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं, व्यक्ति ने अपने जीवन में जो देखा है वो महसूस किया है वो हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। और अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा बहुत सारी चीजें वो बनाई जा सकती हैं, नई चीजों को बनाया जा सकता है। वो जो विचार होते हैं वो रचना वाले होते हैं। जैसे बारिश के समय में मिट्टी गीली हो जाती है और बच्चे हैं वो खेलते हैं और खेलते खेलते बहुत सारी ऐसे खेल खेलते हैं जिसके बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते और जिसके आधार पर वो बहुत सारे खिलौने बना देते हैं, घर बना देते हैं, एक ऐसी ऐसी रचनाएं कर देते हैं जिसके बारे में अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। वो सारे जो ज्ञान की बात की जाती है, कौशल की बात की जाती है,
वो सभी के सभी रचनावादी विचारधारा, रचनावादी दृष्टिकोण में माने जाते हैं। और ये जो होते हैं वो व्यक्ति के अनुभव के आधार पर भी हो सकते हैं, माहौल के आधार पर भी हो सकता है। यानी जो प्राचीन अनुभव होता है उसके साथ साथ व्यक्ति कुछ ना कुछ नया जोड़ता जाता है, तो नई चीजें वो स्वतः बनती जाती हैं। तो इसको रचनावाद भी अपन कह सकते हैं। और इस तरह से व्यक्ति नई नई चीजों से, नई नई माहौल से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने माहौल को बनाता रहता है। तो यही जो दृष्टिकोण होता है वो रचनावादी के नाम से जाना जाता है। और व्यक्ति अपने उम्र में आगे बढ़ता जाता है और कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस सीखने की जो चीजें होती हैं उसको किसी न किसी रूप से वो देखता है। और एक शिक्षक जो होता है उसने अपने जीवन काल में जो सीखा होता है वो अनुभव के रूप में किसी बच्चों को बताता रहता है। तो उसी बात को कहा जाता है अनुभव रूपांतरित अधिगम। अनुभव रूपांतरित अधिगम यानी व्यक्ति ने अपने जीवन से, जब से उसको समझ विकसित हुई, उस समझ विकसित होने के बाद से लेके जब तक की स्थिति में है उस तक उसने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव किया है, अपने जीवन का अच्छा बुरा जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को बताते हैं। वही सारे विचार अनुभव के मात्र रूप में माने जाते हैं। और इसके जो प्रतिपादक माने गए हैं, इस सिद्धांत को बताने वाले माने गए हैं, वो हैं जैक मेजिरो। इसके प्रतिपादक हैं जैक मेजिरो। जैक मेजिरो, जैक मेजिरो। अनुभव रूपांतरित अधिगम की बात की गई है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी अनुभव सीखता है वो अनुभव अपने आत्मसात करके विद्यार्थियों को बताते हैं और विद्यार्थी उन चीजों से नई चीज सीखता है। कहते हैं कि जीवन में एक सबसे अच्छी जो दोस्त होती है वो पुस्तक होती है, क्योंकि पुस्तक में व्यक्ति के जीवन के अनुभवों का समावेश होता है। और उन समावेशों को अगर अपन पढ़ के इन चीजों को सीख सकते हैं तो अपने को बार बार अनुभव लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अनुभव व्यक्ति बहुत सारी चीजों से होकर गुजरा होता है और वो अनुभव अगर अपने को शॉर्ट में मिल जाते हैं तो बहुत ही काम की चीज होती है। तो ये शिक्षक हैं वो अपने को बताता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बारे में एक व्यक्ति ने बात की जिसका नाम है अल्बर्ट बांडुरा। और अल्बर्ट बांडुरा ने जो बात की है वो की है सामाजिक या सामूहिक अधिगम की बात की है। उन्होंने कहा है कि समाज, मानव जाति एक इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसके बारे में व्यक्ति जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में, जिस माहौल में रह रहा है वहां वो सीख सकता है आराम से और सीखता ही है। तो ये जो सामाजिक सामूहिकता अधिगम की बात की है वो की गई है अल्बर्ट बांडुरा। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत है वो एक बोबो डॉल पर किया था। एक बोबो डॉल नाम से एक काल्पनिक गुड़िया का नाम माना जाता है। और उनके आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा है कि भाई इसके आधार पर बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, मैंने समझी हैं, वो की जा सकती हैं। तो उन्होंने जो अपना सिद्धांत है वो बोबो डॉल पर दिया था। 1960 के आसपास उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, 1960, कि व्यक्ति जिस समाज में, जिस माहौल में जो चीज करता है, देखता है, तो उसके आधार पर वो बहुत सारी चीजें हैं वो सीख देता है। अब उन्होंने कहा है कि भी इसके लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर वो एलिमेंट्स और तत्व नहीं होंगे तो व्यक्ति है वो थोड़ा सीखने में कमजोर हो सकता है, पीछे रह सकता है। तो वो एलिमेंट बताए, तो उन्होंने अपने जीवन में 4 एलिमेंट के बारे में बात की गई है, 4 तत्व की बात की गई है। इसी के लिए वो कौन कौन से एलिमेंट है, तो उन्होंने पहली बात की ध्यान की, कि व्यक्ति का ध्यान होना जरूरी है। इंटेंशन, ध्यान। अगर कोई भी ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान स्थिर नहीं है, या किसी कार्य के दौरान उसका ध्यान है वो भटका वाली स्थिति में, तो उस चीज को इतनी अच्छे तरीके से, तन्मयता से वो नहीं सीख पाएगा, कहीं न कहीं वो उसकी कमी रह जाएगी। तो यहाँ ध्यान की बात की गई है। फिर उन्होंने कहा है कि ध्यान से काम नहीं चलता है, एक आंतरिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया अवधारणा। अवधारणा, जिसको आप आंतरिक रूप भी कह सकते हैं, कि व्यक्ति कोई भी काम करे, कोई भी सीखे, वो आंतरिक रूप से तैयार होना चाहिए। अगर आंतरिक रूप से कोई काम करने के लिए तैयार है तो उस काम को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है और किया भी जा सकता है। तो उन्होंने अवधारणा की बात की गई है। नेक्स्ट है, आप जो सीख रहे हैं और सीखी गई बात को कहीं और आपको दोहराना पड़ेगा, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको अपन कह सकते हैं, शॉर्ट में एक शब्द आता है रिप्रोडक्टिव, यानी प्रजनन। प्रजनन यानी सीखी गए ज्ञान को बताना, सीखे हुए ज्ञान को
बताना। यानी व्यक्ति ने जो भी सीखा है, जो भी हासिल किया है, उसको केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको बताना है। तो ये भी एक विचार होना चाहिए। अगर ये विचार तो काफी अच्छा इसका कर सकता है और उसको बता के उसका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि एक सामाजिकता का माहौल उसको सीखा जा सकता है। और लास्ट में जो कुछ भी उसने हासिल किया, उससे कोई भी बात उसको मिलती है और वो मिलती है प्रेरणा, मोटिवेशन। तो यानी उसको प्रेरणा मिलनी जरूरी है, मोटिवेशन मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसमें आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, एक अपने जो साथियों से, अपने जो शिक्षकों से अपने को नहीं मिलता है, तो अपन काम में निराश हो जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि विद्यालय में कई बच्चे परीक्षा में अच्छा काम करते हैं, या फिर परीक्षा में जो टॉपर की कैटेगरी में रहते हैं, गेम्स में टॉपर रहते हैं, अन्य जो कोकुलर एक्टिविटी होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्कूल स्टाफ, स्कूल या फिर जो भी वहां पर फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, उसमें उनको बहुत ज्यादा है वो पारितोषित किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है। तो उसका पर्पज ये होता है कि उनकी रुचि को बनाए रखना है, और अन्य विद्यार्थी जो नीरस है, जिनकी रुचि थोड़ी सी डाउन है, उनकी रुचि को भी अप करना होता है, पुशअप करना होता है। यही जो काम किया जाता है वो सामाजिक अधिगम में आता है। और इसकी जो बात करने वाले व्यक्ति हैं वो अल्बर्ट बांडुरा। 1960 में इन्होंने एक अपने बोबो डॉल नामक एक काल्पनिक डॉल है, उसके बारे में उस पर सारी चीजें बताई थी। नेक्स्ट बात आती है इसी के संदर्भ में आगे, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। यानी अनुभव के आधार पे कोई नई चीज करना और एक नया ज्ञान देना अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत में माना जाता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करता रहता है। यानी कहते हैं कई बार ऐसा अपने जीवन में समय आता है कि अपन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, न चाहते हुए भी करते हैं, और फिर एक नई चीज सीखते हैं। उसको कहते हैं करके सीखना। करके सीखना, जिसको कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में जो भी काम करता है, काम करता रहेगा, तो कुछ ना कुछ वो हासिल करता रहेगा, सीखता रहेगा और आगे से आगे चलता रहेगा। और ये जो करके सीखना के सिद्धांत के पर यह आधारित बात है, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, इसको प्रतिपादित करने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डेविड कोल्ब। डेविड कोल्ब। और डेविड कोल्ब ने यह बात बताई थी कि हर जीव व्यक्ति को अपने अनुभव के अधिगम, इसको आगे की आगे बातें करनी चाहिए। तो ये डेविड कोल्ब ने बात बताई थी, डेविड कोल्ब। नेक्स्ट बात आती है योग की। एक योग भी एक बहुत ही अच्छा बताया हुआ योग दर्शन, जो सांख्य दर्शन की विचारधाराओं से मिलता जुलता है, जिसका योग में बात यह कही गई है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक अनुशासित जीवन जीने के लिए योग जैसी धारणा से उसको गुजरना चाहिए, एक विचार रखना चाहिए, संयमित बैलेंस जीवन जिया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि भाई ये परम सत्य के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको अपन कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो वाली बात पर आधारित रहते हैं। और इसका जो विचार देने वाले व्यक्ति हैं वो है पतंजलि, और उन्होंने ये बात बताई। ये सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है वो रहता है। और सांख्य दर्शन आप जानते हो कि बहुत बड़ा एक अच्छा दर्शन है, और इसके बारे में अलग तरह की एक बात रही हुई है, ये रहता है इसका कंसेप्ट। योग दर्शन के बारे में अपन बात करते हैं तो इसके जो घटक होते हैं वो 8 प्रकार के घटक बताएं, जिसमें है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यायाम। ठीक है, वो सारे के सारे बताए, जैसे कि नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यायाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो ये इसके नियम के बारे में बात की गई है। ये सारे के सारे व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो योग को है वो काफी हद तक है अपने महसूस किया जा सकता है, और योग की विचारधारा के साथ में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई शिक्षा क्या है और शिक्षा का दर्शन क्या है। तो यहां अपन थोड़ा शिक्षा के दर्शन के बारे में छोटे छोटे शब्दों के रूप में समझेंगे, बात करेंगे कि शिक्षा का दर्शन क्या कहता है।
तो शिक्षा दर्शन की बात की जाती है। यह दो शब्द है, एक तो शिक्षा और एक दर्शन। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, और सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना, और दर्शन का सामान्य मतलब होता है देखना। ये सामान्य से इनका अर्थ होता है सीखना और देखना, यानी क्या ऐसी चीजों को देखी जाए, क्या ऐसी चीजों को सीखी जाए जिससे एक अंतर्दृष्टि, अपनी एक ऐसी सोच विकसित हो जाए कि अपने को हर जगह हर माहौल में एक अच्छा ही माहौल दिखाई दे, अच्छा ही माहौल देखने को मिले। वही है वास्तव में वो शिक्षा दर्शन है। अब इसके अलग अलग वाद हैं, प्रतिवाद है, अलग अलग व्यक्तियों ने इसके बारे में बात की जाती है। तो इसका सबसे जो प्राचीन सिद्धांत आता है वो आता है आइडियलिज्म, जिसको कह सकते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद की बात की जाती है आइडियल। आदर्शवाद का मतलब यह है कि किसी भी रूप से जीवन के प्रत्येक स्तर पर कोई भी चीज आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो सारी बात, प्रकृति सबको खुश रखे, सबके साथ अच्छा करे, सबका कल्याण करे, सभी का हित हो, सभी निरोगी रहे, कोई बीमार नहीं पड़े, विश्व का कल्याण हो, ये जो भाव होते हैं वो सारे के सारे भाव है वो आदर्शवाद के भाविक होते हैं। और ये सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जा सकता है, सबसे ओल्डेस्ट है, ये प्राचीन सिद्धांत है। और ये सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा पर है, प्राचीन सिद्धांत है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा पर जो चलने वाला सिद्धांत है तो वो है आदर्शवाद। और इसी सिद्धांत पर यह आधारित है, यानी प्रकृति, भगवान सभी का कल्याण करे, विश्व कुटुंब का भाव रहे, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका अच्छा हो, मैं जैसा हूं वैसा सबका रहे। यही जो भाव देने वाले व्यक्ति हैं, यही जो भाव बताने वाले जो वाद हैं वो है आदर्शवाद। और आदर्शवाद इसके ही वो बताई जाती हैं। अब इसमें इसके विचारक मानते हैं अरस्तु। अरस्तु भी एक आदर्शवाद को मानने वाले विचारक हैं, अरस्तु। और अरस्तु ने अपनी जो बात कही है, अरस्तु ने जो अपने विचार दिए वो है कि भी शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक व बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना। कि यहां अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे, तो आदर्शवाद ये कह रहा है, अरस्तु ये कह रहा है कि उसका नैतिक और बौद्धिक विकास हो। अगर उसका नैतिक विकास नहीं हो रहा है, बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, तो शिक्षा व्यर्थ है। ऐसी शिक्षा निरर्थक है, पशु तुल्य है, जब तक उसका नैतिक और बौद्धिक नहीं होता। जैसे अपने घर में कोई बाहरी मेहमान आ जाए और उनका आदर भाव नहीं किया जाए, उनको सत्कार नहीं किया जाए, उनके प्रति जो एक मेहमानबाजी का जो भाव है वो प्रकट नहीं किया जाए, तो ऐसी अपनी शिक्षा है वो निरर्थक हो जाएगी। कई बार अपन एक शब्द देखते हैं वो है संस्कार, कि इस व्यक्ति में, इस बालक में, इस बालिका में संस्कारों की कमी है। तो जो संस्कार शब्द अपन बार बार इंडिकेट करते हैं, वो संस्कार भी कहीं के आदर्शवाद के भाव से ग्रसित मान सकते हैं, लिया जा सकता है कि वो यही है। कहीं कहीं ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो एक मिला जुला जो एक रूप होता है, सौंदर्य होता है, ये सभी के प्रति जैसा भाव अपने स्वयं के लिए, जैसा भाव अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भाव रखना चाहते हो, वैसा का वैसा ही भाव सभी के हित में हो, सभी जन सुखाय के हित में हो। वो जो भाव वाली बात आती है, वो जो विचार आते हैं, वो आदर्शवादी विचारों में माने जाते हैं। कुछ विचार ये कहते हैं कि ये तो ठीक है, बातें सीखी सीखी होती हैं, लेकिन प्रकृति की गोद में या प्रकृति के अनुसार जो बातें होती है वो वास्तविक शिक्षा है, उसको कहा जाता है प्रकृतिवाद। जैसे जंगल में जो भी जानवर हैं, पशु हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना जो जीवन है एक व्यवस्थित दैनिक दिनचर्या के रूप में नियमित करते हैं, जीते हैं और उसी के अनुरूप में उसको चलाते रहते हैं। तो उनको किसी ने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन प्रकृति ने उनको एक वो बता दिया, माहौल दे दिया है, तो प्रकृति स्वतः सिखाती है। और ये पुस्तकी ज्ञान पर कम बल देती है कि पुस्तक तो बना ही है, पुस्तक की कोई जरूरत नहीं है। पहले जो प्रकृति में जो शिक्षा दी जाती थी, आज भी कई ऐसे पशु पक्षी हैं जो अपना व्यवस्थित जीवन जीते हैं, तो उनको किसी ने कोई, जैसे एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और वो जंगल में है, तो उसने अकेले बछड़े को जन्म दिया है और वो बछड़ा चल भी जाता है, दौड़ने भी लग जाता है, उसको सीखने, चलाने की, सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही जो बात की जाती है वो प्रकृतिवादी विचारकों की मानी जाती है। और इसमें डाल्टन विधि है, हॉरिस्टिक विधि है, निरीक्षण विधि है, खेल खेल की विधि है, ये सारे जो मेथड आते हैं
वो प्रकृतिवादी विचारधारा के साथ में ही आते हैं। तो इसी के संदर्भ में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है प्रयोजनवाद, और उसके प्रतिपादक है जॉन डीवी। प्रयोजनवाद और उसके प्रतिपादक है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने ये बात कही है कि कोई न कोई चीज है वो महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसका प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन कोई भी चीज नहीं की जाती है और उसका अस्तित्व भी नहीं होता है। यानी कोई न कोई क्रियाशील होती है, व्यवहारिकता होती है, और उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। यानी क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण माना है जॉन डीवी ने। इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है कि कोई भी काम करते हैं तो उसका करने के पीछे कुछ ना कुछ क्रिया होती है। बिना क्रिया कोई काम नहीं किया जा सकता, बिना उसका व्यवहार का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। उसका प्रयोजन होना बहुत ही जरूरी है। उसी को उन्होंने प्रयोजनवाद कहा गया है। और ये जो प्रयोजनवाद जो विचार आया है, वो अपना एक विचार आया था, वो एक देश है, उसका नाम है अमेरिका। यानी ये विचार है वो अमेरिका से उत्पन्न हुआ था और अमेरिका से भारत की ओर है वो आया हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। बिना अनुभव, बिना कुछ किए प्रयोजन नहीं हो सकता है। यानी व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए हैं उस अनुभव के आधार पर है, यानी अनुभव ही कसौटी है, अनुभव ही परीक्षा है, कसौटी है। व्यक्ति अपने जीवन में जो जो भी अनुभव हासिल करता है, चाहे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, विचारों की क्रमशीलता हो सकती हैं, और वो ही है वो ज्ञान का आधार है, वही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है। और यही है वो ज्ञान का रूप माना जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है किर्केगार्ड, और किर्केगार्ड ने अस्तित्ववाद की बात की गई है। किर्केगार्ड ने उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अस्तित्व होता है। अगर किसी का अस्तित्व नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं हूं, और मैं हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। या ये कह सकते हैं कि मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं, और मैं नहीं हूं तो मैं नहीं सोचता हूं। तो मेरे होने और नहीं होने से मैं सोचता हूं या नहीं सोचता हूं, मेरा होना नहीं होना, ये जो सारी बातें बताई गई, ये सारे जो विचार कहे गए, ये सारे के सारे विचार है वो अस्तित्ववाद में माने जाते हैं। और किर्केगार्ड ने यही कहा कि मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मैं ऐसा हूं। तो ये सारे जो विचार आते हैं वो सारे के सारे अस्तित्ववाद में हर व्यक्ति का कोई ना कोई अस्तित्व है। और ये एक ही बात कहता है कि नोन योर सेल्फ, एंड स्वयं को जानो। इसका जो बेसिक फंडा है वो है स्वयं को जानो, खुद को पहचानो, स्वयं को जानो। अगर आप स्वयं को नहीं जानते हो, आपकी इनर पावर कितना है, आपकी अंदरूनी शक्तियां कितनी है, आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितना शब्द भंडार है, इन सब चीजों को आपको जानना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा। अगर आप अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। यानी शिक्षक जो भी है उसको जानना होगा, उसको समझना होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस रूप में ये काम करने जा रहा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं छात्रों को क्या दूं, मैं मौलिकता वाली चीजें दूं, मैं ओरिजिनल चीजें दूं जो मूल रूप में हो, मौलिकता वाली हूं। मैं बच्चों में एक ऐसी सृजन शक्ति, ऐसा क्रियाशील, एक ऐसा विचार पैदा करूं कि वो नया हो, अनुभव के साथ में जुड़ा हुआ हो, ऐसी बातें बताएं। व्यक्ति, बालक हमेशा एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे, कुछ ना कुछ नया करे, ऐसा मैं काम करूं, ऐसी चीजें हो। और एक मानवतावादी विचार की बात कर सकते हैं, वो सभी के सभी जो बात करने वाले व्यक्ति हैं वो है अस्तित्ववादी बात किर्केगार्ड ने बात की है। ठीक है। तो ये किर्केगार्ड ने ये सारी की सारी बात बताई है इनके संदर्भ में। ठीक है। और उसी के संदर्भ में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्ल रोजर्स, और उन्होंने है जो बात की है वो मानवतावादी विचारों की बात की है कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने मानवता की बात की। मानवता, मानवता क्या है, ये भी एक विचारने बिंदु है। तो मानवता यह है कि सभी का कल्याण हो, सभी के हितों की रक्षा हो, सभी के लिए एक सुख की कामना की जा सकती है, वो सभी का है। सर्वहित सुखाय की जो बात की जाती है, सर्वहित सुखाय, वो ही मानवतावादी है कि सभी का कल्याण हो, सर्वहित सुखाय।
तो ये जो सर्वहित सुखाय की बात की जाती है वही मानवतावादी है। यानी मैं मानव हूं, मेरे प्रति दूसरे है वो अच्छा व्यवहार करे, वो ही भाव मैं दूसरों के प्रति रखूं, वही मानवतावादी बात की जाती है। और मानवतावादी विचारकों में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने अलग अलग बातें बारे बताई गई हुई, उसका नाम है अब्राहम मास्लो। तो ये कार्ल रोजर्स व अब्राहम मास्लो भी इसके विचारक माने जाते हैं। अब्राहम मास्लो ये बहुत ही प्रसिद्ध विचारक रहे हुए और उन्होंने मानवतावादी विचारों में बहुत सारे विचार भी बताए गए हैं, लेकिन अपने नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इसको बेसिक सामान्य रूप से समझना बहुत जरूरी है। तो ये मानवतावादी क्या होती है, उसके प्रतिपादक कौन है, तो इस चीजों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट इसी के बारे में आता है कि व्यक्ति जीवन में जैसे जैसे भी जाता है और वैज्ञानिक सोच को हासिल करता है तो तर्क करने लग जाता है और उसी को कहा जाता है तर्कवादी विचार। ठीक है, तर्कवाद बनना। तर्क का जो जन्म होता है वो वैज्ञानिक विचार से होता है। अगर वैज्ञानिक विचार नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, तो व्यक्ति कभी तर्क की ओर जा ही नहीं सकता। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिकता, साइंटिफिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एक अप्रोच उसके साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर साइंटिफिक नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी जो थॉट होती है, जो भी अपनी कंसेप्ट है, अवधारणा कह सकते हैं, वो अवधारणा होती है, वो अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने बाह्य वातावरण के द्वारा, अपने संज्ञान के द्वारा, अपने अलग अलग वाद के द्वारा अपन किसी रूप से प्राप्त करते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं और वो सभी चीजें होती हैं, वो अपन सीखते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उन सभी बातों पर अपने को मंथन करना बहुत जरूरी है। जिसने जैसी बातें कही वो सही हो ऐसा अपन आवश्यक नहीं मान सकते हैं। वो कितनी सही है, किस मायने में सही है, किस परिस्थिति में सही है, इन सभी पर अपन बात जो करते हैं वो सारे विचार आते हैं, वो आपके तर्क के बाद आते हैं। और तर्कवादी विचार वाला व्यक्ति एक अच्छा माना जा सकता है, योग्य माना जा सकता है, सक्षम माना जा सकता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान का भंडार हो सकता है। ठीक है, तो ये होती हैं। फिर उसके बाद में अपन जो कुछ भी जीवन में जो अलग अलग माध्यमों से अपन सीखते हैं, तो व्यक्ति के स्वयं के अपने भी अनुभव हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको अपन कह सकते हैं अनुभववाद। स्वयं के अनुभव होते हैं इसमें, स्वयं के अनुभव वे अलग अलग परिस्थितियों के हो सकते हैं, अलग अलग ज्ञान के माहौल के हो सकते हैं, अलग अलग शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो अनुभव होते हैं ये हमारी जो संवेदी तंत्र है, हमारे जो न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं और अपना ज्ञान है वो मिलता रहता है। कि एक जो व्यक्ति है वो जीव कहीं सफर करता होता है, तो सफर शुरू करने से लेके सफर के अंतिम पड़ाव के बीच में वो कहीं परिस्थितियों से गुजरता है, तो उस सफर के दरमियान उस सारे परिस्थितियों का उसको अनुभव मिल जाता है। वो सारा का सारा जो सफर का ज्ञान हो जाता है वो उसके अपने जीवन के अनुभव में शामिल हो सकता है। वही वास्तविक रूप से एक शिक्षण है, वास्तविक रूप से टीचर, मतलब रियल टीचिंग कह सकते हैं, वही टीचिंग है कि वो क्या सीखता है और क्या अनुभव हासिल करता है, और साथ में दूसरों के प्रति उसकी भावना है वो किस तरह से रहती है, वही अनुभव के रूप में मानी जा सकती हैं। ठीक है, फिर उसी संदर्भ में एक बात आती है गेस्टाल मनोविज्ञान की, और गेस्टाल मनोविज्ञान ये कहता है कि अंतर्दृष्टि होना जरूरी है, अपनी सूझ होनी जरूरी है, अपनी समझ होनी जरूरी है। अगर अपनी सूझ नहीं है, अपनी समझ नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोई चीज नहीं समझ सकता उसका ज्ञान। यानी आपको किस स्थिति का कहां पर प्रयोग करना है, किस शब्दों का क्या प्रयोग करना है, कहां कैसा बोलना है, कहां किस रूप में आपको रहना है, ये सारे के सारी जो बात होती है वो सारी समझ होती है, वो सूझ होती है, वो अंतर्दृष्टि होती है। एक वो सारी की सारी बातें की जाती है वो गेस्टालवाद की थ्योरी में की जाती हैं, गेस्टालवाद की चीजों में। ठीक है, यानी आप परिस्थिति के अनुसार कैसा माहौल है उसके अनुसार आप व्यवहार करते, वही सारी चीजें वो सूझ है, अंतर्दृष्टि है, गेस्टाल है। और इसके प्रतिपादक है वो है कोहलर माने जाते हैं। कोहलर ने ये बात कही हुई है, ये गेस्टालवाद थ्योरी बताई गई है, जैसा माहौल उसके अनुसार अपने को ढलना होता है। तो ये शिक्षा के हैं वो अलग अलग मान दिए हैं, वाद दिए गए हैं, उन वादों के बारे में अपने को समझना है। हालांकि नेट जेआरएफ में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे नहीं पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस के फॉर्म में दिए जाते हैं और उसमें अपने को कहा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो यहाँ थोड़ी सी समझ होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो, यही बात की जा सकती है। फिर हम बात करते हैं
कि शिक्षा के क्या रूप हैं, यानी शिक्षा के रूप की बात की गई है, उनके एजुकेशन की जो तरीके होते हैं उसकी बात की गई है। तो रूप में अपन बात करते हैं, शिक्षा है वो मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। एक तो होती है फॉर्मल, इनफॉर्मल और अफॉर्मल, यानी औपचारिक, अनौपचारिक व गैर अनौपचारिक। जो शिक्षा विद्यालय जीवन से, स्कूल से, या ये कह सकते नियमबद्ध रूप से, तरीके से उसके लेने के लिए कुछ तरीके हैं, नियम है, और उसको लेने का एक ऐसा माध्यम है, वो सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था कहलाती है, वो कहलाती है औपचारिक। जैसे स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, एक उम्र के साथ में जो ली जाती है, वो सारी की सारी शिक्षा औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में मानी जाती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, जहां कोई ऐसी बाउंड्री नहीं बनती है, जहां कोई ऐसी सीमा नहीं होती है, वो सारी चीजें होती है, वो सारे जो संबंध होते हैं, वो सारी चीजें अनौपचारिक हो सकती है। यानी उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वहां व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। वो सारी जो खुले रूप में होती हैं उसको कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे स्वयं पाठी शिक्षा, स्वयं की शिक्षा, घर के माहौल में, स्कूल के माहौल में, दोस्तों के माहौल में जो चीजें सीखी जाती हैं, जहां कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, कोई रेगुलेशन नहीं होते, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और ऐसी शिक्षा जो दोनों का मिला जुला रूप हो, बहुत ही लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, अपने हिसाब से हो, अपन उसके जानबूझकर अपने हिसाब से किया जा सकता है, वो कहलाती है गैर अनौपचारिक शिक्षा। एक सीधा सा तात्पर्य यह है, स्कूल और कॉलेज जो रेगुलर रूप में शिक्षा ली जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ऐसी शिक्षा जो निजी या प्राइवेट जिसके रूप में की जाती है, स्वयं पाठी के रूप में की जाती है, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और जो ओपन बोर्ड के द्वारा या फिर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी शिक्षा की जाती है, वो गैर अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में मानी जाती है। यही सारी चीजें हैं वो उसके अंदर में आती रहती हैं। यानी औपचारिक शिक्षा क्या है? वही शिक्षा जो नियमबद्ध हो, तरीके से चलती हो, उसको विद्यालय शिक्षा कह सकते हैं। औपचारिक जो स्वयं पाठी के रूप में, उसमें विद्यालय जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है और अपने तरीके से कर सकता है। और ज्ञान और औपचारिक, इनमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है, जब चाहो तब पढ़ो, जब इच्छा हो तब इसको करो। ये सारी जो शिक्षा व्यवस्था कहती है वो गैर अनौपचारिक शिक्षा के अंदर में आती रहती है। तो इस तरह से शिक्षा के रूपों की बात अपने कर दी और आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। इसकी एक 4 क्लास और मैं आपको दूंगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन प्रश्नों को मैं जवाब दूं, आपसे जुड़ूं। ये बहुत ही इजी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप बोझ मत समझिए, आराम से इसको हल कर सकते हैं और अपने नंबर है वो अच्छे अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।